नमस्ते बच्चों। आज का हमारा विषय है अनुच्छेद लेखन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अनुच्छेद क्या होता है, उसे कैसे लिखा जाता है, उसे लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और लिखने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और हमने अपने पिछले वीडियो में कुछ उदाहरण भी देखे थे। आज का हमारा जो वीडियो है वो उसी का सेकंड पार्ट है। तो जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है उनके लिए मैं उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के आखिर में ऐड कर दूंगी। तो चलिए आज देखते हैं अनुच्छेद लेखन के कुछ और उदाहरण। पहला हमारा उदाहरण है अनुच्छेद लेखन के लिए आदर्श विद्यार्थी। मैंने आपको पहले भी बताया था अपने वीडियो में कि सबसे जरूरी चीज जो होती है अनुच्छेद लेखन के लिए वो है विषय को समझना। विषय को अच्छे से समझिए, कुछ बिंदु बनाइए, कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए उस विषय से संबंधित और फिर उस विषय के इर्द गिर्द मतलब उस विषय को ध्यान में रखते हुए ही सारे वाक्य बनाइए। जैसे आदर्श विद्यार्थी मतलब आइडियल स्टूडेंट। सबसे पहले हम इसमें ये बता सकते हैं कि विद्यार्थी क्या होता है, फिर विद्यार्थियों के गुण क्या होते हैं, मतलब एक आइडियल स्टूडेंट हम किसे कह सकते हैं, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, है ना। और फिर विद्यार्थियों को क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें हम इस अनुच्छेद में लिख सकते हैं। जैसे विद्या ग्रहण करने वाला विद्यार्थी कहलाता है। जो विद्या ग्रहण करता है मतलब जो नॉलेज गेन करता है उसे ही हम स्टूडेंट या विद्यार्थी कहते हैं। प्राचीन परंपरा के अनुसार आदर्श विद्यार्थी मतलब एक आइडियल स्टूडेंट में कुछ गुणों का होना नितांत आवश्यक है। प्राचीन परंपरा जो हमारे एंशियंट ट्रेडिशन है, जो हमारा कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग अनुसार मतलब उसके अकॉर्डिंग एक आइडियल स्टूडेंट में कुछ क्वालिटीज होना बहुत जरूरी होती है, नितांत आवश्यक है। अब वो क्या है? उसे ज्ञानार्जन के लिए एक चित्त होकर सतत प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञानार्जन मतलब नॉलेज गेन करने के लिए एक चित्त होकर मतलब फुल कंसंट्रेशन के साथ फोकस्ड होकर, सतत मतलब हमेशा और प्रयत्न मतलब कोशिशें, उसे फुल फोकस्ड होकर कंसंट्रेशन के साथ हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए। विद्यार्थी को स्वयं अल्पाहारी होना चाहिए। अब बताया कि विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए, एक स्टूडेंट को कैसे होना चाहिए, तो अल्पाहारी मतलब जो थोड़ा कम खाना खाता हो उसे कहते हैं अल्पाहारी। यहाँ अल्पाहारी क्यों होना बताया है? ताकि जो बच्चे ज्यादा खाना खा लेते हैं या जो इंसान बहुत ज्यादा खाना खा लेता है उसे आलस भी बहुत आता है ना। तो विद्यार्थी को स्वयं अल्पाहारी होना चाहिए। उसे आलस्य से दूर रहकर कठोर परिश्रम करना चाहिए। कठोर परिश्रम मतलब हार्ड वर्क करना चाहिए। वैभव ऐश्वर्य से दूर रहकर उसे अपने उद्देश्य में एकाग्रचित रहना चाहिए। वैभव और ऐश्वर्य मतलब जो मनी है, पैसा है, जो धन दौलत है, उससे दूर रहना चाहिए। उसे अपने उद्देश्य में एकाग्रचित रहना चाहिए मतलब उसका जो एम है, उसका एम क्या है? अगर कुछ आपने एम सोच रखा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या आपका कुछ एम है तो अपने एम पर ही फोकस्ड रहना चाहिए। उसे पैसों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, दूसरी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। विद्यार्थी को समय का सदुपयोग करना चाहिए। स्टूडेंट को टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसे हमेशा समय का सदुपयोग मतलब सही उपयोग करना चाहिए। उसे समय पर खाना पीना, पढ़ना व खेलकूद करना चाहिए। एक जो स्टूडेंट होता है उसे हमेशा टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए। उसके खाने पीने का, पढ़ने का, लिखने का और खेलने का टाइम जो है फिक्स्ड होना चाहिए। उसे माता पिता और गुरुजनों का आदर करना चाहिए। अब आइडियल स्टूडेंट कौन होता है? वो भी होता है जो कि अपने पेरेंट्स का
माता पिता मतलब पेरेंट्स, और गुरुजन मतलब अपने टीचर्स, जो अपने पेरेंट्स और अपने टीचर की रिस्पेक्ट करना चाहिए। आदर्श विद्यार्थी का व्यवहार सरल और मधुर होना चाहिए। सरल सिंपल, मधुर स्वीट, मतलब उसका जो नेचर है, जो उसका बिहेवियर है, वो बहुत सिंपल होना चाहिए और सबसे अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। उसे अध्ययन के साथ साथ शारीरिक देखभाल पर भी ध्यान देना चाहिए। एक आइडियल स्टूडेंट कौन होता है? जो स्टडीज, अध्ययन मतलब स्टडीज के साथ साथ अपनी फिजिकल फिटनेस का भी ध्यान रखे। शारीरिक देखभाल मतलब अपनी फिजिकल फिटनेस का भी ध्यान रखे। आदर्श विद्यार्थी सदैव सद्गुणों को ग्रहण कर जीवन में सफलता के पथ पर अग्रसर रहता है। जो एक आइडियल स्टूडेंट होता है वो हमेशा ही सद्गुण मतलब उसमें हमेशा ही गुड क्वालिटीज होती हैं, उनको अपनाता है और जीवन में मतलब अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेस होता है। ठीक है, तो आदर्श विद्यार्थी का जब हम लिखा अनुच्छेद, एक पैराग्राफ लिखा, तो उसमें क्या क्या लिख सकते हैं? हम पहले लिख सकते हैं कि विद्यार्थी क्या होता है ना। फिर हमने लिख दिया कि आदर्श विद्यार्थी में क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं, उसे क्या क्या करना चाहिए, एक स्टूडेंट को क्या क्या करना चाहिए, उसकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसका नेचर कैसा होना चाहिए, है ना। फिर उसे स्टडीज के साथ साथ अपने फिजिकल फिटनेस का भी ध्यान रखना चाहिए, तभी तो वो आइडियल हुआ, है ना। और फिर सबसे आखिरी में हम बता देंगे कि जो हमेशा आदर्श होता है विद्यार्थी, वो जरूर सक्सेस होता है। तो इस तरह से हमने लिखा आदर्श विद्यार्थी का अनुच्छेद। अब देखते हैं अगला उदाहरण। बच्चों, अगला उदाहरण है महानगरीय जीवन और प्रदूषण। महानगरीय जीवन, महानगरी मतलब जो मेट्रो सिटीज होती हैं, महानगर मेट्रो सिटी को बोलते हैं। तो मेट्रो सिटी की लाइफ, महानगरीय जीवन और प्रदूषण समस्या। मेट्रो सिटी की लाइफ और पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम होती है वो कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उससे रिलेटेड हमें अनुच्छेद लिखना है। तो अब हम इस अनुच्छेद को कैसे लिख सकते हैं? इसमें हम ये बता सकते हैं कि महानगर मतलब जो मेट्रो सिटीज होती हैं वहां की लाइफस्टाइल कैसी होती है। फिर हम ये बता सकते हैं कि वहां की लाइफस्टाइल के कारण कैसे पॉल्यूशन फैल रहा है, कैसे प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है ना। फिर उस प्रदूषण को रोकने के लिए हमें उपाय करने चाहिए। क्यों? क्योंकि उस प्रदूषण की समस्या से क्या क्या परेशानियां आ सकती है, वो सभी चीजें हम इसमें लिख सकते हैं। तो अनुच्छेद संक्षिप्त होता है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। अनुच्छेद हम जब भी लिखें तो वो 90 से 100 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके जो वर्ड्स हैं वो मैक्स टू मैक्स 80, 90 और 100 वर्ड्स होने चाहिए, उससे ज्यादा बड़ा अनुच्छेद या पैराग्राफ राइटिंग नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं महानगरीय जीवन और प्रदूषण समस्या। दूषित वायु, दूषित जल, कैसे हो जीवन मंगल, क्षीण आयु, क्षुब्ध जल, कैसे हो जन्म सफल। मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया था कि हमारा जो अनुच्छेद होता है वो प्रभावशाली होता है अगर हम कोई श्लोक या फिर किसी कविता की कुछ लाइनें उसमें ऐड कर देते हैं। तो वैसे ही स्टार्टिंग इसकी वैसे ही हुई है कि दूषित वायु मतलब अगर वायु खराब है, वायु मतलब एयर, अगर एयर हमारी खराब है। दूषित जल, अगर पानी भी खराब है, गंदा है, दूषित है, पॉल्यूटेड है। कैसे हो जीवन मंगल, तो हमारा जो जीवन है वो हमारी लाइफ है वो अच्छी नहीं हो सकती। क्षीण आयु, उससे क्या क्या होता है? आयु क्षीण होती है मतलब जो हमारी एज है उसमें भी डिके होता चला जाता है। क्षुब्ध जल मतलब खराब पानी। तो कैसे हो जन्म सफल, तो हमारा जो जीवन है वो कैसे सफल होगा। स्टार्टिंग की एक लाइन में ही जो है पूरा प्रदूषण की जो है समस्या को बता दिया गया है। अब देखिए आगे क्या लिखा है।
आज भारत के महानगरों में जनसंख्या विस्फोट के कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं पनप रही हैं। अब बता दिया कि महानगरों में समस्याएं क्यों हो रही हैं। महानगरों में समस्याएं इसलिए हो रही हैं, जनसंख्या विस्फोट मतलब जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन, विस्फोट मतलब एक्सप्लोजन। तो बहुत ज्यादा जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाने से बहुत सारी समस्याएं जो हैं बढ़ रही है मेट्रो सिटीज में। महानगरों में भूमि, जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण के कारण जनजीवन नारकीय होता जा रहा है। नारकीय मतलब लाइक हेल, जो हेल होता है इंग्लिश में कहा जाता है, जिसे नारकीय को कहते हैं हेल। तो महानगरों में मेट्रो सिटीज में क्या हो रहा है, भूमि प्रदूषण, लैंड पॉल्यूशन हो रहा है, जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण मतलब एयर पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण मतलब साउंड पॉल्यूशन या नॉइस पॉल्यूशन। तो ये सारे जो इतने सारे पॉल्यूशन हो रहे हैं, उसकी वजह से जो वहां का जो रहन सहन है, जो जनजीवन है, जो लाइफस्टाइल है, वो नारकीय होती जा रही है, मतलब नर्क की तरह हो गई है। इट्स लाइक हेल। बढ़ती जनसंख्या यत्र तत्र गंदगी फैलाती है। वहां इतनी जनसंख्या है कि यत्र तत्र मतलब यहाँ वहां गंदगी फैला रहे हैं सब लोग। हर महानगर झुग्गियों भरे इलाकों की चपेट में है। हर महानगर में रहने की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण जो गरीब लोग हैं उन्हें झुग्गी झोपड़ियां बनानी पड़ रही हैं और उसमें रहना पड़ता है। बहते नाले मतलब जो सेवरेज है, जो आपके नालियां हैं वो भी खुली हैं, उसमें गंदा पानी बहता है, नदियों के जल को प्रदूषित कर रहे हैं। जो सारा गंदा पानी है, घरों से निकलने वाला गंदा पानी, कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी, वो सभी नदियों में जाकर मिल रहा है, जिससे नदियों का पानी प्रदूषित मतलब पॉल्यूटेड हो गया है। तेल, पेट्रोल आदि ईंधन वाहन व कारखानों के धुएं ने समस्त वायुमंडल पर कालिक सी पोत दी है। तेल पेट्रोल मतलब ऑयल और पेट्रोल, ईंधन मतलब फ्यूल, तो ऑयल और पेट्रोल जैसे फ्यूल्स, वाहन और कारखानों का धुआं मतलब व्हीकल, और फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है उससे पूरा वायुमंडल, पूरा एनवायरमेंट हमारा उसको कैसा हो गया है, पूरा एटमॉस्फेयर जैसे कालिक सी पोती है, मतलब पूरा काला सा हो गया है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गया है। पेड़ पौधे भी अपनी हरितिमा खोलकर धूल धूसरित रहते हैं। जो पेड़ पौधे हैं उन्होंने अपनी हरितिमा मतलब जो हरियाली, जो ग्रीनरी होती है पेड़ पौधों पर, वो खोकर मतलब वो खत्म हो गई है, और वो भी धूल धूसरित मतलब बहुत ही गंदे हो गए हैं। यह प्रदूषण स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है। जो इस पॉल्यूशन है, इस पॉल्यूशन के कारण हमारी हेल्थ पर भी इसका गलत इफेक्ट पड़ता है। आज के आपाधापी, आपाधापी मतलब जो जल्दबाजी वाला जीवन है, जो लाइफस्टाइल है हमारी, जिसमें जल्दी जल्दी हर कोई जल्दी जल्दी अपना काम कर रहा है, तो आज के आपाधापी के महानगरीय जीवन में शुद्ध व शांत वातावरण तो कल्पना मात्र है। कल्पना मतलब इमेजिनरी है। क्या है इमेजिनरी? कि आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो इतनी बिजी लाइफस्टाइल है, आपाधापी वाली मतलब जो बिजी लाइफस्टाइल है हमारी, उसमें ये जो मेट्रो सिटी की जो लाइफ है, उसमें एकदम प्योर और पीसफुल एनवायरनमेंट मिलना एक इमेजिनेशन है, जो कि रियल नहीं हो सकता। आधुनिक सुविधाओं के कारण भले ही महानगरीय जीवन संपन्न दिखाई देता है, किंतु विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से ग्रस्त अनेक बीमारियों की जन्मस्थली महानगरीय जीवन वास्तव में आंतरिक रूप से खोखला है। मतलब अगर कोई दूर से देखता है तो उसको ये मेट्रो सिटीज आधुनिक सुविधाओं मतलब जो मॉडर्न फैसिलिटीज जो है यहाँ पर वो दिखाई देती है कि ये बहुत संपन्न है, मतलब यहाँ सब कुछ चीज है। लेकिन वास्तव में क्या है, रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि बहुत सारे अलग अलग तरह के पॉल्यूशन के कारण, प्रदूषण के कारण यहाँ नई नई तरह की बीमारियां
आती जा रही हैं, लोग बीमार होते जा रहे हैं और इस वजह से ये इंटरनली बहुत खोखला है। मतलब इंटरनली अगर इसको देखा जाए तो ये उतना संपन्न या उतना सक्षम नहीं है जितना ये दिखाई देता है। तो बच्चों आपने देखा, इसमें जरूरी नहीं है कि आप शब्दशः लिखें, जैसा इसमें लिखा है वैसा ही लिखें। आप अपने शब्द अपने वाक्य बनाकर भी अनुच्छेद लिख सकते हैं। पहले महानगरीय जीवन कैसे होता है, मेट्रो लाइफ कैसे होती है वो लिख सकते हैं। फिर पॉल्यूशन उसमें कैसे हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है, कौन फैला रहा है वो लिख सकते हैं। फिर आप चाहें तो अगर आपके पास और पंक्तियां बचती है या आपको और थोड़ा लिखने का शब्द बचते हैं तो आप लिख सकते हैं कि आप इस पॉल्यूशन की समस्या को कैसे हल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे शब्द सीमा का आप इसमें ध्यान रखें कि शब्द सीमा 100 वर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। छोटे छोटे शब्द बनाएं, स्पष्ट बनाएं। आइए अब देखते हैं एक और उदाहरण। अगला उदाहरण है हमारा अनुच्छेद का जीवन में खेल कूद की उपयोगिता। दोबारा से मैं कहूंगी, विषय को समझिए कि हमारी लाइफ में स्पोर्ट्स कैसे यूजफुल है, उसके बारे में हमें इसमें लिखना है कि जीवन में हम खेल कूद मतलब स्पोर्ट्स जो है वो किस तरह से उपयोगी है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं जो कि हमारे खेल कूद से हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, स्पोर्ट्स के कारण हमारा मेंटली कैसे ग्रोथ होता है, फिजिकली कैसे ग्रोथ होता है, वो हम इसमें सब कुछ लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जीवन में अध्ययन चिंतन मनन के साथ साथ खेलों की भी अत्यधिक आवश्यकता है। क्या बोला है इसमें, सबसे पहले लिखा है कि जितनी जरूरी हमारी स्टडीज है उतना ही जरूरी खेल भी है, स्पोर्ट्स भी उतना ही जरूरी होता है। खेल कूद शरीर को स्वस्थ रखते हैं। अगर आप खेलते हैं कूदते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं या फ्रेंड्स के साथ भी खेलते हैं तो शरीर को वो स्वस्थ रखता है, बॉडी को हमारे फिजिकली फिट रखता है। खेल शरीर में चुस्ती व स्फूर्ति का संचार करते हैं। जो स्पोर्ट्स होते हैं उससे हमारी बॉडी में हमेशा एनर्जी बनी रहती है। चुस्ती व स्फूर्ति मतलब जो एनर्जी है वो हमेशा बनी रहती है। नित्य खेलने वाले भारी काया वाले न होकर चुस्त स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट होते हैं। हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ का मतलब होता है हेल्दी। ठीक है, तो जो लोग हमेशा खेलते रहते हैं ना वो भारी काया वाले नहीं होते। भारी काया मतलब हैवी बॉडी के नहीं होते हैं, वो हमेशा हेल्दी और एनर्जेटिक होते हैं। खेल मनोरंजन का भी उत्तम साधन है। इसमें क्या बताया, इसमें बताया कि एंटरटेनमेंट के लिए अगर सबसे अच्छी कोई चीज है तो वो है स्पोर्ट्स, खेल। प्रतिदिन की दिनचर्या में कुछ समय खेलों के लिए निकालने वाले विद्यार्थी न केवल तन से अपितु मन से भी अधिक स्वस्थ रहते हैं। यहाँ क्या लिखा है कि जो बच्चे प्रतिदिन मतलब डेली, दिनचर्या मतलब लाइफस्टाइल, जो हमारी डेली लाइफस्टाइल है या डेली रूटीन है, जो बच्चे उसमें खेल को इंक्लूड करते हैं, स्पोर्ट्स को इंक्लूड करते हैं, वो फिजिकली जितना फिट होते हैं उतने ही फिट वो मेंटली भी होते हैं। अब मेंटली फिट कैसे होते हैं, खेल खिलाड़ी में खेल भावना का संचार करते हैं और जीवन की विभिन्न चुनौतियों का सामना डटकर करने की प्रेरणा देते हैं। जो खेल होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, वो उनमें एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो डेवलप करते हैं। खेल भावना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, तो वो जो है वो उसमें डेवलप करते हैं और जीवन की विभिन्न चुनौतियों का, तो जो भी डिफिकल्टीज या जो भी चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियां मतलब चैलेंजेस, जो हमारी लाइफ में अलग अलग चैलेंज आते हैं उनका भी सामना डट कर करते हैं, मतलब स्ट्रांगली उनके सामने खड़े रहते हैं। खेल समूह भावना व संगठन की भी भावना लाते हैं। जो स्पोर्ट्स है उससे हमें एक दूसरे के साथ मिलकर यूनिटी से रहने का भी एक फीलिंग, एक इमोशन हमारे अंदर डेवलप करते हैं। यह भावना जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लाभ तो देती ही है,
साथ ही राष्ट्रीय विकास में भी साधक होती है। ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, सबको साथ लेकर चलना है, सबके साथ रहने की जो हमारी भावना है, वो हमें तो फायदा पहुंचाती ही है, साथ ही साथ हमारे राष्ट्र मतलब हमारे देश के विकास, राष्ट्रीय विकास, जो हमारा देश का जो डेवलपमेंट है उसमें भी फायदा होता है। खेल एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच मैत्री स्थापित करने का भी सशक्त माध्यम है। आपने देखा होगा किन्हीं भी दो राज्यों के बीच में अगर बहुत ज्यादा खटास है या आपस में लड़ाई झगड़ा है, तो स्पोर्ट्स करके, स्पोर्ट्स रख के दोनों देशों के बीच वो लोग एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाने वाले खेल अपने देश में राष्ट्रीय एकता का संचार करते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे जो गेम्स होते हैं वो हमारे देश में राष्ट्रीय एकता का संचार करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमारी कंट्री किसी दूसरी कंट्री से स्पोर्ट्स करती है, चाहे वो हॉकी टीम हो, चाहे क्रिकेट टीम हो, या कोई भी हो, चाहे तो हमारे बैडमिंटन के प्लेयर्स हो, चाहे हमारे टेनिस के प्लेयर्स हो, जब वो दूसरे कंट्री के प्लेयर्स के साथ खेलते हैं तो हमारे देश में एक अलग ही देशभक्ति जाग जाती है। तो खेलों से राष्ट्रीय एकता का भी संचार होता है, हमारे देश में यूनिटी भी बढ़ती है। तो आपने देखा इस तरह से आप अपने खुद के वाक्य भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं कि खेल कूद से आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस होते हैं, फिजिकली आप कैसे फिट रह सकते हैं, मेंटली कैसे फिट रह सकते हैं, पूरे देश को कैसे एक कर सकते हैं। इस तरह से जो भी आपको आते हैं शब्द, उन शब्दों को अच्छे से वाक्यों में बनाएं, छोटे छोटे वाक्य बनाएं और अनुच्छेद आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा आज का वीडियो अनुच्छेद पर। मैंने आपको बताया इसका पार्ट 1 भी मैंने यहीं पर आपको लिंक कर दिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं, जान सकते हैं अनुच्छेद क्या होता है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।